हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और आज जो हम एक सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है इकोनॉमिक्स, है ना। तो जब इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में जाता है तो दो ही चीज़ें आती हैं कि एक तो बहुत सारा डेटा को हमको पढ़ना होगा, मतलब बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना होगा, और उसके साथ साथ बहुत सारा डेटा इस माइंड में भरना होगा। लेकिन अगर हम स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ इकोनॉमी का सिलेबस एनालिटिकल है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस है। और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सिर्फ आपको फैक्ट ही पढ़ना है तो वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन का नेचर है पूछने का वो आप देखते होंगे। 2025 चल रहा है, आपने 2025 का पेपर देखा प्रीलिम्स का, तो पेपर अगर देखा होगा आपने तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। और रटने वाली चीजें यूपीएससी कभी पूछता भी नहीं है ना, काफी एनालिटिकल चीजें पूछती हैं। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की तो यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर बार आते हैं प्रीलिम्स में यूपीएससी के में। सेम कंडीशन यहाँ रहती है, स्टेट पीसीएस में भी रहती है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो जीएस में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। अगर, फिर से मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, वरना इससे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट भी आपको कोई नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब हम क्लास को आप लगभग आधी क्लासों तक पहुंच चुके होंगे तो वहां आप ये पाएंगे, जैसे अभी न्यूज़पेपर आप पलट देते हैं जहां बिजनेस स्टैंडर्ड आता है या जो बिजनेस वाला पेज होता है उसको फट से आगे पलट देते हैं कि ये तो समझ में आने वाला है ही नहीं। लेकिन जब हम लगभग लगभग आधी क्लासों तक चले जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप उस पर आसानी से जीत पा सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन वगैरह और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना भी हम देख पाएंगे। क्लास की ड्यूरेशन लगभग हम 1 आवर के करीब में लेके जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, है ना। तो पहले हम एक क्या क्या काम करते हैं, एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, है ना, अर्थशास्त्र है क्या। या फिर आपने एक वर्ड और यूज किया होगा, इसकी जगह वाइस वर्सा में दोनों वर्डों को यूज करते रहते हैं। कोई कहता है इकोनॉमी, कोई कह देता है इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी समझने की कोशिश आज की क्लास में करेंगे, है ना। तो आपका जो डाउट है ना कि हम इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आज की क्लास में डाउट क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, जो क्लास रहेगी वो बाइलिंगुअल मीडियम में ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स मिलके बना है, एक ग्रीक वर्ड है ओकियोनोमिया। ठीक है, कौन सा ग्रीक वर्ड है? ओकियोनोमिया। ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, उससे मिलकर बना, और ये ओकियोनोमिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ओकियोस और दूसरा नोमोस, है ना। मैं समझा दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। तो जो ओकियोस है, अगर हम इसका जर्नल मीनिंग निकालते हैं या सामान्य अर्थ निकालते हैं तो ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। या अगर हम और जाएं डीप में तो इसको कह सकते हैं इजी शब्द में फैमिली, परिवार, है ना। क्या बोल सकते हैं? परिवार कह सकते हैं। और नोमोस का अगर हम सामान्य अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है मैनेजमेंट, मतलब इसका निकलता है परिवार, है ना, या फिर गृह, मतलब घर। हाउस होल्ड का मतलब घर होता है, और इसका प्रबंधन। तो अगर यहां से हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विषय है जिसमें गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये तो इकोनॉमिक्स की एक
सिंपल डेफिनेशन है ना, वेरी सिंपल डेफिनेशन। जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ कि ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड, वो कौन कौन से, ओक्यूज, दूसरा नोमोस, दोनों से मिलकर क्या बना है, ओक्योनोमिया, और ओक्योनोमिया से इकोनॉमिक्स, है ना। और गृह प्रबंधन की दिशा का अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। बट दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो उसको क्या लिखेंगे कि इट इज ए सब्जेक्ट, या इकोनॉमिक्स इज ए डिसिप्लिन। मैं लिख देता हूं यहां पर, नोट कर लेंगे मेरे साथ, है ना। और हिंदी में मैं आपको बोल दूंगा, इंग्लिश में मैं आपको लिख दूंगा और बोल दूंगा, इकोनॉमिक्स इज ए डिसिप्लिन which deals with the process of production, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज कंजप्शन, है ना। मतलब उत्पादन, ठीक है, वितरण और उपभोग, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, है ना, वस्तुओं और सेवाओं का। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वह विषय है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, प्रोडक्शन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और कंजप्शन, उपभोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इकोनॉमिक्स की। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमिक्स इज ए डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसिप्लिन है। बट इकोनॉमी इकोनॉमी क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है, मतलब विषय वस्तु है, या कह सकते हैं कि थीम है। मतलब इकोनॉमी वो थीम है जिस पर हम अर्थव्यवस्था का, सॉरी, इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो थीम है जिस पर हम अर्थशास्त्र जैसे विषय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई ना। अर्थशास्त्र क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है, और अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या होता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, जबकि इकोनॉमी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट नहीं है। और किसी भी सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक सब्जेक्ट कहलाने के लिए उसके पास दो चीजों का होना अनिवार्य है। फर्स्ट इज कि उसके पास अपनी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, है ना। उसकी क्या होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा कि उसको पढ़ाने की या पढ़ने की, मतलब अध्ययन कराने की एक अध्ययन पद्धति होनी चाहिए, मतलब मेथडोलॉजी होनी चाहिए। तो जब हम इकोनॉमिक्स के संदर्भ में ये बात कहते हैं तो हम पाते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसके पास अपनी टर्मिनोलॉजी भी है, और उसको पढ़ने की या पढ़ाने की, मतलब अध्ययन करने की एक मेथडोलॉजी भी है। इसलिए इकोनॉमिक्स को एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट भी कहते हैं, या साइंस की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो ये हो जाता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डेफिनेशन। ठीक है, इसमें और भी लाइन ऐड करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कॉमा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन,
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज constitute the economy which is studied under the subject called economics। राइटिंग तो आपको रीडेबल ही होगी, समझ में आ ही रही होगी, ठीक है, और अच्छे से लिखने की कोशिश कर। अगर मैं बात करूं इन नोट्स की, तो ये आपको इजी प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल में आप जाकर वहां से ले सकते हैं, है ना, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो जाता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अब बात करते हैं इकोनॉमी की और इकोनॉमिक्स की। जो अर्थशास्त्र है उसके फादर कौन है? उनके फादर हैं एडम स्मिथ, है ना। अर्थशास्त्र के पिता किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। 1723 1790, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नाम क्या है उसको लिख लेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बहुत फेमस बुक है इनकी, ठीक है। तो ये तो हो गया इतनी बात। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और बुक्स की, ठीक है। तो सम अदर बुक्स हेडिंग डाल देंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको लिख देता हूं। सम अदर बुक्स जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, या उनको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में जरूरी नहीं आप एग्जाम पूछेंगे तभी लिखेंगे, जो मेंस का होता है, क्योंकि क्लास प्रीलिम्स कम मेंस है। तो जो मेंस का सिलेबस होता है और जो वहां पे क्वेश्चन आता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से लिख सकते हैं, कितनी चीजों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि एक बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की बुक है। दूसरा बहुत फेमस बुक है दास कैपिटल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। थर्ड बुक है द थ्योरी ऑफ इनकम, है ना, हिंदी में भी इनका यही नाम है, द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये किसकी बुक है? इसके राइटर हैं J.M. कीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बुक है फोर्थ नंबर की, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो मैंने आपको अभी लिखवा दी है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्योंकि बुक सारी एक जगह मेंशन कर दी है, तो यहाँ भी आपको लिखवा दी है, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन। तो एज ए डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, या पहले कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं एज ए डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है।
फर्स्ट कौन सा? माइक्रो लिख लेते हैं, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सर हम इसको 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आखिर जो क्लासिफाइड किया है किसने? तो एक नाम निकल के आता है सामने, रेगनर फ्रिज। ये कौन है? ये नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट हैं। इनका नाम क्या है? रेगनर फ्रिज, है ना। और इनको क्या मिला है? फर्स्ट नोबेल पुरस्कार, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में प्राप्त है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया? जो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट हैं रेगनर फ्रिज को, उनको दिया गया। और उन्हीं ने जो इकोनॉमिक्स है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए चलते हैं एक एक की तरफ। पहला हेडिंग डाल लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हम करते हैं तो दोनों ही माइक्रो और मैक्रो दोनों ही क्या है? ग्रीक टर्म है। जो माइक्रो है इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, है ना, मतलब छोटा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जब हम एक परिवार पे या फिर एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर या एक बहुत सीमित के क्षेत्र के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं मतलब जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं, जो गुड्स एंड सर्विस है, उनका प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम स्टडी एक परिवार के लेवल पर या एक औद्योगिक इकाई के लेवल पर करते हैं तो उसको किस में कंसीडर किया जाता है? स्मॉल या माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी तरफ कहूं कि जब हम पूरे कंट्री के लेवल की बात करते हैं, गुड्स सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे, और या इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की बात करेंगे, या राष्ट्रीय नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा? एस्पायरेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या? डील्स विद स्टडी ऑफ स्मॉलर एस्पेक्ट, deals with study of smaller aspects of economy ना of economy और those basis units with which the economy is constituted। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। मतलब कि अगर हम एक परिवार के स्तर पर करते हैं, है ना, मतलब फैमिली, या फिर हम एक औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट के आधार पर हम स्टडी करते हैं आर्थिक क्रियाओं का, तो उसको किस में कंसीडर करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भाई? जो मैक्रो है इसका मतलब होता है लार्ज, है ना। मैक्रो भी किसका ग्रीक वर्ड है, और उसका अगर हम मतलब निकालते हैं तो उसका मतलब होता है लार्ज। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो लिख देते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ larger aspects of the इकोनॉमी, लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे 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 चलते हैं, जैसे कि हम कंट्री लेवल पर बात करते हैं, किसकी? कंट्री लेवल पर। फिर से लिखते हैं कुछ चीजें, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट, है ना। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। नेशनल इनकम, या अगर मैं यहां लिखूं इन्फ्लेशन, या मैं यहां पर लिखूं मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। मतलब देश के लेवल पर हम जितना भी स्टडी करते हैं वो किस में आता है? इकोनॉमिक्स में आता है, जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये तो हो जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है। फादर कौन है, कौन कौन सी बुक हैं जो इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, चलते इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी मैं आपको समझ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो क्या है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है? कि मतलब देखो कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ जाए, मान लीजिए कि कोई जीडीपी है $2 ट्रिलियन, है ना। $2 ट्रिलियन है, और वो बढ़ के कितनी हो जाए? $3 ट्रिलियन हो जाए, ठीक है। तो यहां क्या कह सकते हैं हम कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, मतलब आर्थिक समृद्धि यहां पर हासिल की गई है। लेकिन क्या इस आर्थिक समृद्धि का समाज का जो गरीब तबका है या समाज का दबा कुचले लोग हैं, या अंत्योदय मतलब जो समाज में सबसे लास्ट सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, क्या उसको इस आर्थिक समृद्धि का लाभ मिला या नहीं? अगर लाभ मिला है तो हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सभी कंडीशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ना। मतलब हम आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि की हर दशा, जो एवरी कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तब वो दशा किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसीडर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा यहां मैं आपको लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है। तो लिखना ग्रोथ, ग्रोथ
refers to increase in production या और increase in GDP। जीडीपी का तो मतलब जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बताऊंगा आगे नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे। इंक्रीज इन जीडीपी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, over a period of time, hence it is concerned with number, या लिख सकते हैं deals with numbers। ठीक है। on other hand growth with equity is economic development। क्लियर है? आपकी लैंग्वेज आ गई समझ में तो क्लियर होगा। और थोड़ी सी और लिखते हैं। इट मीन्स डेट if the benefit of increase in production reach the entire population, it is termed as इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना। जो एंटायर पॉपुलेशन है उस तक उसको लाभ पहुंचाया तो हम उसमें किस में कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्लियर हो गया होगा यहां से। फिर थोड़ा सा और लिखते हैं। हेंस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of resources leading to improvement in living standard is economic development। ठीक है। इट कैन बी सेड। तो इतना आपके समझ में यहां पर आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने ये दो शब्द सुने होंगे अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बोलते हैं समावेशी विकास, समावेशी विकास। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलते हैं सतत विकास या सतत धारणीय विकास।
सतत विकास भी बोलते हैं या सतत धारणीय विकास भी इसको बोला जाता है। आइए चलते हैं इन दोनों शब्द की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। समावेशी विकास। तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो मेनली टू एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। वो टू एस्पेक्ट्स कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं कि भाई आपको जो सोसाइटी है वहां पर करना है सभी का विकास, मतलब सबका विकास। अगर मैं लिखना चाहूं तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल। डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब सबका विकास। मैं अभी इसको आपको समझाऊंगा, है ना। सबका विकास तो आप समझ रहे हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो समाज के गरीब तबके का व्यक्ति है या फिर समाज का अमीर तबके का व्यक्ति है, आप उसको विकास से वंचित नहीं रख सकते हैं। वो किस में आता है? समावेशी विकास में आता है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम टू एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो पहला एस्पेक्ट क्या कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब सबका विकास, और जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है सभी पहलुओं में विकास। डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स लिख लेते हैं। डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट, है ना। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल की। तो डेवलपमेंट ऑल जैसे मैंने आपको बता दिया, सबके विकास का मतलब है कि समाज का कोई भी सदस्य है वो आप विकास से वंचित नहीं रख सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि जो समाज का सदस्य है उसको आपको सारा विकास करना पड़ेगा। सारे विकास का मतलब सभी पहलुओं में विकास करना पड़ेगा। सभी पहलुओं का मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं तो आपको क्या करना है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी को राइट टू वोटिंग प्रोवाइड करना है ना, राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, या सोशल डेवलपमेंट कि किसी के साथ भी जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या फिर सेक्स के आधार पर, या फिर उसके ओरिजिन के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। इस पे डिपेंड करता है। फिर तीसरा करते हैं इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब कि जो आपके समाज में रिसोर्स हैं आप उनको सभी लोगों में समान रूप से वितरित करेंगे, है ना। तो जब आप किसी व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार उसको दे देते हैं, सामाजिक अधिकार उसको दे देते हैं, या फिर आर्थिक अधिकार दे देते हैं, या अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो जब आप किसी व्यक्ति का राजनीतिक विकास कर देते हैं, ठीक है, फिर या किसी व्यक्ति का आप आर्थिक विकास कर देते हैं, तीसरा ये किसी व्यक्ति का आप सामाजिक विकास कर देते हैं, तो जो व्यक्ति रहता है उसका सभी पहलुओं में विकास हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो समाज है ना, और या उसमें जो नागरिक रह रहे हैं वो मेनली तीन एस्पेक्ट से जुड़कर बनता है कि एक तो राजनीतिक, एक सामाजिक और एक आर्थिक। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूं आगे एक ऐसे, ये हो गया, ठीक है। फिर एक और लेते हैं, ठीक। फिर से एक और लेते हैं, क्लियर है। तो ये मान लेते हैं यहां पर सोशल, यहां पर लिख देते हैं डेवलपमेंट। मतलब सोशल डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। मेनली आप इन तीनों ही एस्पेक्ट से जोड़कर देखेंगे। बाकी आप
कल्चरल ले सकते हैं या और भी सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो इसी के सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो मेनली आपको इसमें देखना है। अब बात कर लेते हैं एक-एक पॉइंट करके, जो मैंने यहाँ पे लिखा डेवलपमेंट ऑफ ऑल और डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स को, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं और लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पहला, जैसे कि हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ऑल का, तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे। डेवलपमेंट ऑफ ऑल मीन्स development of all means everybody should be made a party to the process of development and nobody should lag behind। जी है ना, lag behind, या लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द concept of अंत्योदय to सर्वोदय, based on the concept of अंत्योदय एंड सर्वोदय। ये किसका कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरलाइन में कर देता हूं, अंत्योदय एंड सर्वोदय गांधी जी का, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। लिख लेते हैं फिर से एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे। अंत्योदय मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज who are at the bottom, जो समाज में सबसे नीचे हैं उनका अपलिफ्टमेंट करके उनको समाज की जो मेन धारा है, जो मुख्य धारा है, उसमें उनको लाना होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो सर्वोदय है, सर्वोदय का मतलब है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, है ना, बॉटम ऑफ हायरार्की लिख सकते। तो ये है दोनों चीजें। और अगर इसमें भी लिख सकते हैं तो एक और चीज लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो associated with the concept of justice। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट ऑल मीन्स का मतलब है कि समाज में सभी लोगों का विकास करना है, जो अंत्योदय हैं और जो सर्वोदय, मतलब अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ जाना है। क्योंकि आपको पता होगा समाज की अगर आपको मजबूती की बात करनी है तो जैसे जॉन्स रॉल ने कहा था, जो थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी कड़ी के बारे में, मतलब चेन जो होती है, उस चेन के बारे में उसकी पावर को देखना है ना, तो आप उसकी सबसे मजबूत या सबसे कमजोर कड़ी को देख सकते हैं, है ना। अगर मेरे को देखना है कि कोई चेन कितनी मजबूत हो सकती है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो कहाँ से कमजोर है ना, क्योंकि मजबूती उसी पर डिपेंड करेगी। क्योंकि जब वो आप उसको खींचेंगे तो वहीं से ब्रेक हो जाएगी।
तो यही सिद्धांत लागू होता है समाज के बारे में, क्योंकि जब समाज की हम बात कर रहे होते हैं एज पेरेंट, तो वहां भी सीधा से देखा जाता है कि जो समाज में सबसे गरीब तबका है, समाज वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कड़ी के कंपेयर कर रहे हैं तो जॉन रॉल्स का जो स्टेटमेंट है वो कड़ी के संबंध में, लेकिन वो समाज के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर थिंकर्स में इनको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो हम यहाँ पर बात किए थे ना समावेशी विकास की, हम नेक्स्ट डाल देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास या सतत धारणीय विकास भी इसको कहते हैं ना, और कभी कभी आपको धारणीय विकास के रूप में भी देखने को मिल जाएगी। सतत विकास या सतत धारणीय विकास का मतलब ये है कि जो हमको रिसोर्स मिले हैं इस पृथ्वी पर, वो हमको उत्तराधिकार में नहीं मिले हैं, बल्कि वो एक ऋण है जो हमको चुकाना है, और उन संसाधनों को आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको वहां तक छोड़ के जाना है। जैसे कि उत्तराधिकार का मतलब मुझे अपने दादा परदादाओं से नहीं मिला, जैसे कि आप वाटर क्राइसिस के बारे में देख सकते हैं। वाटर को क्या कर दिया जाता है, चलाकर समर छोड़ दिया जाता है और पानी को बहा दिया जाता है। तो उनको समझना होगा कि जो वाटर है ना, ये आपको आपके दादा परदादाओं से या उत्तराधिकार में नहीं मिला है ना। उत्तराधिकार का मतलब वो है कि मतलब हेरिटेज में आपको नहीं मिला है, वो आप पर क्या है, वो आप पर एक ऋण है जो आपको इस पृथ्वी के लिए चुका कर जाना है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में करूं तो जो सतत विकास है उसकी अवधारणा जो है वो रिसोर्स का उचित और न्यायपूर्ण तरीके से जो रिसोर्स हैं उनके वितरण की बात करता है, कि आप उतने ही रिसोर्स का उपभोग करें जितना कम से कम आप कर सकते हैं ना। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे नहा तो एक बाल्टी से भी सकते हैं, तो टोटी चला के एक बाल्टी भर के नहा सकते हैं, लेकिन फुहारे से नहाते हैं लोग चला चला कर, तो वो क्या हो जाता है, वो रिसोर्स का दोहन होता है ना, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं सतत विकास में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लिखना, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which is rooted in the belief that the earth and its resources have not been inherited by us from our ancestors, but they are something that we owe to our next generation. नेक्स्ट जनरेशन। तो ये है डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना, कुछ बुक्स की बात कर ली। फिर हमने देखने की कोशिश की कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों को हम वाइस वर्सा चीजों को यूज करते रहते हैं, आखिर उन दोनों का मतलब क्या है।
है ना। फिर हमने देखा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, समावेशी विकास है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो यूएन का एजेंडा 2030 है उसकी बात करते हैं। तो जो यूएन का एजेंडा है उसमें क्या बात की गई है, 2030 तक हमको कुछ टारगेट पूरा करने की बात की गई है, और उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनकी संख्या कितनी है, 17। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है उसने कुछ डिफाइन किए हैं, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। कितने गोल रखे हैं, एफडीजी गोल हैं वो कितने, 17। 2015 में इसकी बात की गई थी, घोषणा की गई थी, है ना। और इन टारगेट्स को, जो ये टारगेट्स हैं इनको पूरा कब करना है, ईयर 2030। इसको भी क्या बोलते हैं, एजेंडा 2030। ठीक है, आइए चलते हैं एक एक जो सस्टेनेबल गोल है उसकी कौन कौन सी, उसमें जो सस्टेनेबल 1 है उसमें क्या बताया कि नो पॉवर्टी, है ना, गरीबी को कम करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है उसको क्या बोला गया है, जीरो हंगर। फिर नेक्स्ट क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो ऐसे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है। तो आइए चलते हैं एक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। तो इधर लिख देते हैं एफडीजीज, और इधर लिख देते हैं, चलो उधर लिखने हैं उसको बस ऐसे लिख देते हैं, इधर 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम बार बार एफडीजी 1 लिखेंगे तो एक साइड एक टेबल सा बना लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट में क्या बताया कि नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, है ना। दूसरे में जीरो हंगर, तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। 5 में जेंडर इक्वालिटी, आपको ये जो सस्टेनेबल गोल है ना ये लगभग मोटे मोटे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में ये आपको डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं प्रीलिम्स में, है ना, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक। और ऐसा भी नहीं है कि आप इनको यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गरीबी जो है भारत में लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है, या बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की रैंक गिरती जा रही है या बढ़ती जा रही है, जो भी होगा उस समय ये होती जा रही है, इसके समक्ष या इसका विवेचना या डिस्कस कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण। ये तो आपको बताना होगा कि जैसे कि एजेंडा 2030 तय किया गया है उसमें 17 गोल लिया गया है, तो जो एसडीजी गोल है, जो सतत धारणीय लक्ष्य 1 है, उसमें बात की गई है जीरो पॉवर्टी की। तो जब आप अदर एस्पायरेंट से इन सारी चीजों को आप ऐड हो जाएंगे करेंगे अपने आंसर में, तो जाहिर सी बात है आपको नंबर जो मार्क्स हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिए जाएंगे, है ना। और आपको पता ही होगा कंपटीशन में आधे आधे मार्क्स की भी बहुत बड़ी कीमत होती है ना। आधे आधे मार्क्स पे रैंक आगे पीछे काफी हो जाती है ना। फर्क रहता है 1-2 नंबर का, और रैंक में काफी नंबर का फर्क हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो टॉपर होते हैं और जो लोअर होते हैं, ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं होता है, 100 से 150 बहुत ज्यादा हो गया तो, है ना। तो ये रहता है, यूपीएससी की बात कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट है हमारा 6 गोल जो है वो कौन सा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और नेक्स्ट गोल है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन
एनर्जी। और जो नेक्स्ट गोल है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट रिड्यूस्ड reduce inequalities. 11th, sustainable cities and economics. Next, responsible consumption and production थर्ड में 13 किससे? क्लाइमेट एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन। फिर 14 लाइफ बिलो वाटर, नेक्स्ट लाइफ ऑन लैंड, और नेक्स्ट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट एंड लास्ट है ना 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये थे आपके 17 की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन से? पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर नाइन्थ कौन से? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और टेंथ कौन सा? रिड्यूस इनइक्वालिटीज, है ना, असमानताओं को घटाना। 11th कौन सा है? सस्टेनेबल सिटीज एंड इकोनॉमीज डेवलप करनी है हमको। और जो 12th है एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो का रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और एक प्रोडक्शन तैयार करना है। और 13 क्लाइमेट एक्शन, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हम कौन कौन से कदम उठा रहे हैं या कौन कौन से कदम अभी उठाने की जरूरत है, उस सब के लिए बात करते हैं। जो 14 है वो कहते हैं लाइफ बिलो वाटर, है ना, जो जल के नीचे जीव जंतु हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, क्या स्थिति उनकी जो अभी है, उसके लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, उनकी सबकी बात होती है। जो नेक्स्ट है वो है लाइफ ऑन लैंड, जो भूमि के ऊपर है, धरती पे है, उनकी बात करते हैं। और जो 16 है वो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। और जो 17 है वो पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये सारे के सारे 17 जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको एस्पायरेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? है ना, क्लियर है यहां तक? अब इसके साथ साथ एक जो अभी तो हमने पढ़े थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब हम पढ़ देंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज, है ना, कभी पूछे नहीं गए, कभी कभी यदा कदा पूछ ली जाए तो उसको भी यहाँ कर लेंगे, क्योंकि 4-5 है उनको और लिख लेते। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना प्रायर टू दिस
Prior to this, the member states unanimously adopted the declaration at Millennium Summit in September 2000 at UN headquarters. कहाँ है हेडक्वार्टर्स यूएन का? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है ना, यहां तक लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट, द समिट लीड टू, द समिट लीड टू द elaboration of 8 Millennium Development Goals MD to reduce extreme poverty by 2015 है ना। these goals यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मैंने लैंग्वेज लिखी है वो ये कि 2015 में हमने 2015 तक टारगेट लिया था 2000 में, कि 2000 ईयर में हमने टारगेट लिया था कि 2015 तक जो हम एमडीजीज है उनको अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब उनको अपना लेंगे या उनको फुलफिल कर लेंगे। लेकिन 2015 में हमने यूनाइटेड नेशन में दोबारा से एक एजेंडा दिया, एजेंडा 2013, और उसमें हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, जो हमने पहले चर्चा की। ठीक है, तो आइए चलते जो एमडीजीज हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट, eradicate extreme poverty and hunger। ठीक है, दूसरा क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। जो नेक्स्ट है वो क्या है? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। फिर कॉम्बैट
HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। ठीक है, फिर सेवंथ में इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, है ना। और एट्थ में लिखेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब क्या थे, एमडीजीज थे। 8 एमडीजीज को हमने इसमें अपनाया था, इतना हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा आज के जो क्लास रही है, अगर हम इसको 2 मिनट में समराइज करना चाहें तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं भाई। ठीक है, पहला हमने देखा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, जो इकोनॉमी है वर्सेस इकोनॉमी देखा, है ना, अर्थशास्त्र वर्सेस अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन, है ना। फिर हमने कुछ देखा यहाँ पर, कुछ बुक्स को देखा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में हमने दो चीजों को यहाँ देखा, माइक्रो और मैक्रो। है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यक्ति अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। फिर हमने कुछ बुक्स को देखा जो इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या देखी थी भाई, बताइए। जो हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ और एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही तो देखा था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर देखा, वो हमने देखा इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखा और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा। फिर उसके साथ हमने देखा जो यूएन एजेंडा है 2030, इसमें हमने देखे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी बात किया। फिर उसके बाद हमने एक और चीज देखा, जो हमारे एमडीजीज, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आज का यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आप देख सकते हैं पीवाईक्यू उठाकर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यूएन का एजेंडा 2030 पूछा हुआ है ना, और जो गोल है एफडीजीज है, वहां पर तो प्रीलिम्स में खूब सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते रहे हैं। स्टेट पीसीएस की बात मैं करूं अगर स्पेशली, है ना, स्टेट पीसीएस में सिंपल आता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है, या आप देखेंगे कि जो क्लीन वाटर है या नो पॉवर्टी है, वो निम्नलिखित में से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत
आती है। जैसे नो पॉवर्टी किस में आती है, 1 में आती है। या एक क्वेश्चन आ जाए कि जो लाइफ ऑन लैंड है या फिर लाइफ अंडर वाटर है ना, तो वहां पर कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इनकी बात की गई है। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह के फ्रेमिंग यहाँ पर डायरेक्ट होती रही है और होती रहेगी आगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी 2030 आने वाला है, 2025 में हम आ गए हैं, तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, अब तक कितना हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। और ये क्या है कि जो इंडेक्स होता है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हर साल निकलता है, तो हर साल चर्चा में रहता है। उसमें एक दो पॉइंट कुछ ऐसे आ ही जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये थी आज की आज आज आपकी क्लास। तो इस क्लास को आप यहीं पर रोकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही क्लासेस के लिए और फॉलो करते रहिए हमको इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।